हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होता है इसमें जो रेट है, मतलब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, सेम आ जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसे हम डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। और इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और याद रखना, जो इक्विलिब्रियम है वो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस दोनों के लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम की। इसमें क्या होता है, जो दो अपोजिट प्रोसेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है ओनली फिजिकल चेंज। इसके डिफरेंट टाइप है। पहला है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सपोज हमने आइस और वाटर एक साथ रखा हुआ है थर्मोफ्लास्क में 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन। हमें पता है जो 0 डिग्री है उसमें क्या हो सकता है, आइस मेल्ट हो सकती है, वाटर बनाएगा। और 0 डिग्री पे ही जो वाटर है वो क्या हो सकता है, फ्रीज होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ मेल्टिंग है वो रेट ऑफ फ्रीजिंग से इक्वल हो जाएगा। तो बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नेक्स्ट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सपोज हमने क्या लिया हुआ है, पर्टिकुलर टेम्परेचर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लोज कंटेनर लिया, उसमें हमने वाटर लिया। वाटर पहले क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, वाटर वेपर्स बनाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंसेशन शो करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जो वाटर है वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की। व्हेन सॉलिड इन वेसल इज अलाउड टू सबलाइम। अगर हमारे पास आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या शो करता है, सब्लिमेशन, मतलब आयोडीन के वेपर्स बनाएगा। ये वेपर्स जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिपोजिशन शो करेंगे, मतलब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, इसके लिए आपको चाहिए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डाला है। जैसे हमारे पास है सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। आपके पास सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन है, आप क्या करोगे, उसमें शुगर सॉलिड डालोगे, ठीक है, डिसॉल्व करोगे। अभी जो शुगर सॉलिड है ना, ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा शुगर इन द सोल्यूशन, ठीक है, ये डिसॉल्व हो गया। बट जो सोल्यूशन में शुगर था ना, अब वो क्या करेगा, वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्रिस्टलाइजेशन शो करेगा। तो आपने जो सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद एक्स्ट्रा शुगर डाला था, तो वो शुगर सॉलिड में और शुगर सोल्यूशन में दोनों के बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकेम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसमें क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम है, इट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट एंड मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अंडर प्रेशर। सपोज आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें हाई प्रेशर में क्या करते हैं, हम CO2 डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड में CO2 डिसॉल्व है, इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, CO2 प्रेजेंट है। अब ये जो ऊपर वाला CO2 ना, वो नीचे लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश करता है और लिक्विड वाला CO2 ऊपर आने की कोशिश करता है। तो दोनों के बीच में जो CO2 गैस है, CO2 सोल्यूशन में है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज हमारे पास इक्वेशन है A रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CC एंड DD। कैपिटल A एंड B रिएक्टेंट है, कैपिटल C एंड D हमारा प्रोडक्ट है, स्मॉल ABCD है हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस ब्रैकेट, इसे हम मोलैरिटी के फॉर्म में लिखेंगे विच इज मोल्स पर लीटर। तो अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता है, जो Kc है दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होता है, सो एट एनी गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू पावर C रेज टू पावर D डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उनकी कंसंट्रेशन को रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें कांस्टेंट मिलता है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा बन जाता है इक्विलिब्रियम लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज हमारे पास इक्वेशन है A, B, C, D, दोनों के बीच में क्या इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट।
हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc। सपोज आपने इसे क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में लिखा इस रिएक्शन को, हमने लिखा CCDD AA PB। तो क्या होगा, जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा Kc डैश, वो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स होगा। सो Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। और अगर आपने सपोज पहली इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई किया, कोई भी नंबर से, सपोज n से मल्टीप्लाई किया, तो जो Kc डबल डैश जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेज टू पावर n, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसका पार बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे एक ही फेस में है उसे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है, तीनों क्या गैसियस फेस में है। यहाँ पे इथाइल एसीटेट वाटर के साथ कंबाइन करके बना रहा है CH3COH एंड C2H5OH, सब कुछ एक्वस फेस में है, तो इसे हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। सपोज हमारे पास रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये गैस की फॉर्म में गिवन है, तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Kp दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे Kp एंड Kc में रिलेशनशिप। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, Pb इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू N/V RT। N/V होता है मोलैरिटी, इसे हम ऐसे कंसंट्रेशन यूज करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन RT। C कंसंट्रेशन R गैस कांस्टेंट 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और T होगा टेम्परेचर इन केल्विन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ C किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C RT रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ D RT रेज टू पावर D। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, A RT रेज टू पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B B RT रेज टू पावर B। हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को एक तरफ ले जाएंगे, C रेज टू पावर C D रेज टू पावर D A रेज टू पावर A B रेज टू पावर B। और हमें पता है ये जो कंसंट्रेशन का जो है हमारा, ये होता है हमारा इक्वल टू Kc। तो ये Kc हो गया। RT को क्या करेंगे, RT को एक तरफ ले जाएंगे, ये कॉमन है तो C प्लस D ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा A प्लस B। इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा C प्लस D माइनस A प्लस B। और ये क्या होता है, इसे हम डेल्टा N से लिखते हैं। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। एंड डेल्टा N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो डिफरेंट फेस में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड लेते हैं तो इनकी हमेशा क्या होती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, इसे हम यूनिटी ले सकते हैं। एग्जांपल है CaCO3 सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CaO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। अब क्या है, ये जो CaO है एंड CaCO3 प्योर सॉलिड है, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। Kc भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको एक और कांस्टेंट ही मिलेगा। तो Kc डैश हमें नया कांस्टेंट मिल गया इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2। सिमिलरली हमारे पास ये इक्वेशन है NH3 प्लस वाटर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस OH नेगेटिव। वाटर इसमें क्या प्योर फॉर्म में है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। आगे से हम क्या कर सकते हैं, जो प्योर फॉर्म में है, जो चाहे वो सॉलिड है लिक्विड है, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने इसे ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सपोज Kc का वैल्यू है 10⁻³ से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10⁻³। Kc होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। जब इतना ज्यादा वैल्यू है तो जो प्रोडक्ट है प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में है, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में है, और जो रिएक्शन है प्रोसीड नियर टू कंप्लीशन। तो जस्ट कंप्लीशन से पहले इक्विलिब्रियम आया है। जब Kc लेस देन 10⁻³ है तो मतलब क्या, जो रिएक्टेंट है प्रीडोमिनेट ओवर द प्रोडक्ट, स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो रिएक्शन प्रोसीड रेयरली, मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाता है। जब Kc का वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, मतलब कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मिक्सचर है, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। अगर रिएक्टेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा। तो जो QC है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसे हम सेम वे में डिफाइन करते हैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, एक्सेप्ट
जो कंसंट्रेशन इन क्यूसी आर नॉट इन इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो इक्विलिब्रियम से पहले की कंसंट्रेशन हम लेते हैं और सेम फॉर्मूला यूज करते हैं जो केसी का होता है, इसे हम क्यूसी कहते हैं। सपोज क्यूसी ज्यादा आया केसी से, इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ये होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यू है तो इसे अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तभी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर क्यूसी इज लेस देन केसी, मतलब क्यूसी की वैल्यू कम है, मतलब प्रोडक्ट अभी कम है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्यूसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन क्यूसी केसी के इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। और अगर क्यूसी और केसी ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिब्स एनर्जी। हमें पता है मैथमेटिकली डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो डेल्टा जी हो जाता है 0, रिएक्शन कोएफिशिएंट बिकम इक्वल टू के। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे, कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी ऑफ एल एन के। आपको ये चीज याद रखनी है, जब डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होता है, के ग्रेटर देन 1 होता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडक्ट हमें ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलता है। जब डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, के लेस देन 1 है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और प्रोडक्ट आपको काफी लेस कंसंट्रेशन में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। सबसे पहले है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट if system under equilibrium is subject to change in temperature, pressure और concentration। suppose equilibrium में आपने temperature, pressure या concentration change किया तो equilibrium shift होगा in such a way to counteract the effect of change। जो भी आपने change किया तो उसको reverse करने की कोशिश करेगा या neutralize करने की कोशिश करेगा equilibrium। सपोज सबसे पहले फैक्टर है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी डिक्रीज हो जाए। आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो जो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। टेम्परेचर की बात करते हैं, पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा एच नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल इसमें हीट रिलीज हो रही है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ओवरऑल हीट भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम इसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो ये हीट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्लस हीट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ओवरऑल हीट इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब आप प्रेशर ज्यादा करते हो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है फ्रॉम हायर टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स, जब डिक्रीज करते हो तो ये शिफ्ट होता है लोअर टू हायर नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2 प्लस थ्राइस N2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। आपने प्रेशर ज्यादा इंक्रीज किया, यहाँ पे 4 मोल गैसेस के थे 2, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया, यहाँ पे 4 मोल डिक्रीज हो रहा है 2 मोल, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि प्रेशर कम डिक्रीज हो। कैटलिस्ट का याद रखना, कोई इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम में। इनर्ट गैस जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम में डालते हो तब भी इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आती है। कांस्टेंट प्रेशर में जब आप वॉल्यूम डालते हो, याद रखना सबके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है हमारा कंसंट्रेशन। जब आपने इनर्ट गैस ऐड किया, सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से सबकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ज्यादा मोल्स थे तो ज्यादा कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा वेयर मोर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की। इसमें क्या होता है, आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, जैसे Fe3 प्लस HCN नेगेटिव, इसका इक्विलिब्रियम है FSCN2 नेगेटिव के बीच में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जैसे HCl है, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस एंड Cn नेगेटिव, सारी आयंस क्या हो गई, सेपरेट हो गई। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये पार्शियली क्या हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में। CH3COH के कुछ आयंस क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे CH3CO नेगेटिव H प्लस, और ये आयंस जुड़ के वापस ये बना देंगे, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है और इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस या सॉल्ट्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट
जो एसिड होता है वो एक ऐसी सब्सटेंस है जो गिव करता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन रिलीज करता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जैसे HCl है, ये रिलीज करता है H+ एंड Cl नेगेटिव। सिमिलरली बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव आयन रिलीज करती है जब डिसॉल्व होती है वाटर में। जैसे KOH वाटर में डिसॉल्व होकर K+ एंड OH नेगेटिव रिलीज करता है। सबसे पहले इसका लिमिटेशन था एप्लीकेबल फॉर एक्वस सोल्यूशन, तो ये एक्वस सोल्यूशन में होना चाहिए। डज नॉट अकाउंट फॉर बेसिसिटी ऑफ NH3 विच इज अमोनिया। अमोनिया बेसिक होता है बट अमोनिया में कोई OH नेगेटिव नहीं होता, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एक ऐसी सब्सटेंस होता है जो डोनेट कर सकता है H+ और प्रोटॉन। बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है H+ और प्रोटॉन। NH3 वाटर की एग्जाम्पल है। वाटर H+ डोनेट करेगा तो वाटर एसिड होगा, NH3 एक्सेप्ट करेगा, ये बेस होगा। इस डायरेक्शन में देखेंगे हमारा NH4+ OH नेगेटिव बनेगा। अब NH4+ H+ डोनेट करेगा OH नेगेटिव को, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये एसिड होगा। अगर आप NH3 NH4+ को देखो या वाटर और OH नेगेटिव को देखो, इनमें डिफरेंस ऑफ H+ है, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफर बाय H+ इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे NH3 NH4+ H2O एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एसिड स्ट्रांग है तो बेस क्या होगा, वीक होगा, और बेस अगर स्ट्रांग है तो एसिड क्या होगा, वीक होगा। अगर HCl वाटर को लेते हो तो वाटर क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट कर लेगा HCl से, H3O+ एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे वाटर बेस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे एसिड की तरह, तो वाटर इज एम्फोटेरिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे लुईस एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। यहाँ तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं जैसे CO3+ Mg2+, और न्यूट्रल में क्या हो सकता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लाइक AlCl3BF3, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए OH नेगेटिव में, न्यूट्रल में इनके पास होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ताकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर एम्फोटेरिक होता है और कुछ उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, सेल्फ आयनाइज कर सकते हैं। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, H+ डोनेट कर सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3O+ एंड OH नेगेटिव। याद रखना जो H+ है वो एक्वस सोल्यूशन में H3O+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मतलब दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नया कांस्टेंट मिलता है Kw विच इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जब हमने 298 केल्विन पे 1 लीटर ऑफ वाटर देख लिया तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ और H3O+ मिला 10⁻⁷ मोलर्स। अगर ये 10⁻⁷ है तो ये भी सेम हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये भी 10⁻⁷ होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷10⁻⁴ मोलर स्क्वायर। और अगर H3O+ की OH से ज्यादा कंसंट्रेशन है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, कम कंसंट्रेशन है तो बेसिक, और इक्वल है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच स्केल की। सबसे पहले पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन। एग्जांपल देखते हैं, प्योर वाटर 298 केल्विन में हमें पता उसकी कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। जब भी लॉग लगा है 10⁻⁷ की जो भी वैल्यू है ना ऊपर वाली एक्सपोनेंट वाली वो नीचे आ जाती है, ये बन जाएगा -7 इंटू माइनस, तो हो जाएगा ओवरऑल +7। ठीक है, तो pH जब लेस देन 7 है तो एसिडिक होता है सोल्यूशन, ग्रेटर देन 7 बेसिक, और इक्वल टू 7 तो सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब वाटर न्यूट्रल है। एट 298 केल्विन में याद रखना Kw किसके इक्वल होता है, H3O+ इंटू OH नेगेटिव 10⁻⁴, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, हमने अभी पढ़ा। अगर आपने नेगेटिव लॉग बोथ साइड्स में ऐड कर दिया, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O+, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव, तो ये बन जाता है pKw pH। सिमिलरली OH नेगेटिव का जब नेगेटिव लॉग लगाओगे तो बनता है +POH, और नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ हो जाएगा 14। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। हमारे पास वीक एसिड HX है, वाटर को ये H+ डोनेट करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3O+ एंड X नेगेटिव। हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब याद रखना वाटर की तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हमें नया कांस्टेंट मिलता है Ka,
जिसे हम आयन डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं, और दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX। ठीक है, अगर हमारे पास दो एसिड है जिसमें Ka का वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा का मतलब H3O प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। हम pKa की फॉर्म में भी लिख सकते हैं Ka को, माइनस लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड एज pKa। और अगर हमारे पास दो एसिड है जिसकी pKa की वैल्यू कम है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। सपोज हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन Hx का है C, तो इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0। अल्फा एक्सटेंट ऑफ आयनेशन, मतलब कितना परसेंट एसिड क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो कितना परसेंट ये बनाएगा, तो ये करेंगे हमने C इंटू अल्फा, दिस मच ऑफ H3O प्लस, सिमिलरली सेम अमाउंट ऑफ X नेगेटिव मिलेगा विच इज C अल्फा। ये कितना कम हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, Ka का वैल्यू हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा, C अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा, C कैंसिल हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। वीक एसिड की बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लो होती है एज कम्पेयर टू 1, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C कंसंट्रेशन हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, अल्फा इज एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। सपोज हमारे पास वीक बेस है MOH एक्वस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ M प्लस N OH नेगेटिव, तो हमारा Kb इज इक्वल टू M प्लस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MOH। Kb को बोलते हैं बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट, Kb का वैल्यू ज्यादा है तो मतलब ज्यादा OH नेगेटिव रिलीज होंगे, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। Pkb क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, तो जिसका Pkb कम है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अल्फा अगर हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लेंगे, सिमिलरली जैसे एसिड में, बेस में भी Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो Kb को हम लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर, वेयर C इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस, अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लेना है, लाइक NH4 प्लस एंड NH3। NH4 प्लस एज ए एसिड काम करेगा, H प्लस डोनेट करेगा वाटर को, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस प्लस NH3। हमारा Ka बनेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। वाटर की कंसंट्रेशन हम ऑलरेडी इंक्लूड की है। सिमिलरली NH3 क्या करेगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस OH नेगेटिव, हमारा Kb बनेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3। Ka इंटू Kb, तो ये जो वैल्यूज है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन वैल्यू NH4 प्लस NH3 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। और हमें पता है ये क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू Kw, तो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, और 298 केल्विन में Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 10⁻⁻14। नेगेटिव लॉग लगाओगे आप बोथ साइड्स, नेगेटिव लॉग ऑफ K होता है Pka, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb Pkb प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव लॉग ऑफ Kw हो जाएगा Pkw इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीबेसिक एसिड एंड पॉली एसिडिक बेस। पॉलीबेसिक एसिड जो होते हैं एक से ज्यादा H प्लस रिलीज करते हैं, पॉली एसिडिक बेस एक से ज्यादा OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। जैसे हम एसिड की बात करें H2SO4 H3PO4, ये एक से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आयनाइजेबल H प्लस रिलीज कर सकते हैं, तो इसे पॉलीबेसिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। सपोज हमारे पास एक एसिड है H2X, मतलब ये 2 H प्लस रिलीज कर सकते हैं। पहले ये एक H प्लस रिलीज करेगा, साथ में HX नेगेटिव, इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, HX जो नेगेटिव है ये एक H प्लस रिलीज करके X2 नेगेटिव, Ka2 हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। हमारे पास 2 आयनाइजेशन कांस्टेंट मिले हमें, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो Ka1 है वो Ka2 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। वाई इट इज सो, क्योंकि इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ न्यूट्रल से आप H प्लस रिमूव कर रहे थे तो H प्लस रिमूव करना इजी था, तो Ka1 ज्यादा होगा, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज से आप H प्लस रिमूव कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, सो दैट्स वाई Ka2 इज लेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले ग्रुप में बात करेंगे। ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, FCl साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से याद रखना बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अक्रॉस द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है। एज ए रिजल्ट HI का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है, ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा, सो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अक्रॉस द पीरियड हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
अगर हम सबकी बात करें, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है ज्यादा, एज ए रिजल्ट ये इजिली H+ रिलीज करेगा और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की, द सप्रेशन इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सप्रेस होगा जब आप उसमें ऐड करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। एग्जांपल से देखते हैं, सपोज एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, डिसोसिएट करके बनाता है CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन प्लस H+, इसमें इक्विलिब्रियम रहेगा। बट अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जैसे सोडियम एसिटेट, ठीक है, ये रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव Na+, तो ये पूरा डिसोसिएट होगा। अगर दोनों को देखोगे तो दोनों में क्या है, कॉमन आयन है। सपोज एसिटिक एसिड में आपने सोडियम एसिटेट डाला तो ये एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल इसके लिए, क्योंकि यहां से एसिटेट आयन आएगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंक्रीजेस, और हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ली चैडलर प्रिंसिपल, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एज ए रिजल्ट इट रिड्यूसेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसकी डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जब हमारे पास सॉल्ट होता है ना, तो वो आयनाइज होता है और प्रोड्यूस करता है केटाइन एंड एनाइन, और एक्वस सॉल्यूशन में केटाइन एंड एनाइन दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो हाइड्रेटेड आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकता है, या तो ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब ये कंबाइन करेंगे वाटर के साथ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड और बेस। हाइड्रेटेड आयंस में आता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की केटाइंस आ सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की एनाइंस। केटाइंस में जैसे सोडियम K+, Ca2+, Ba2+, और एनाइन में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, और बाकी जो आयंस होती हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विच इज CH3COONA। हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाला, हमारा बना CH3CO नेगेटिव प्लस Na। अब ये जो Na है, याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बेस का केटाइन है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। वेरा CH3CO नेगेटिव जो है वो हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ कंबाइन करके CH3COH बनाएगा, साथ में OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, सो pH इज ग्रेटर देन 7। सिमिलरली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विच इज NH4Cl एक्वा सोल्यूशन में NH4+Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एसिड की एनाइन है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, वेरस NH4 जो प्लस है वाटर के साथ कंबाइन करके NH4OH प्लस H+ बनाएगा। H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, सोल्यूशन एसिडिक होगा, pH इज लेस देन 7। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लाइक CH3COONH4। ये एक्वा सोल्यूशन में बनाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। दोनों क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस शो करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COH प्लस NH4OH। तो हमारा एसिड एंड बेस दोनों बन रहा है, तो हम pH कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, pH इज इक्वल टू 7 + हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। नेक्स्ट हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की। ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स pH वैल्यू, जो pH के चेंज को रेजिस्ट करता है जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हो। दो तरह का बफर सॉल्यूशन होता है। एसिडिक बफर बनता है हमारा वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल है CH3COH एंड CH3COONA। इस एसिडिक बफर का हम pH बता सकते हैं pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सिमिलरली बेसिक बफर बेसिक नेचर का होता है, ये बनता है वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल है NH4OH, NH4Cl। तो POH हम फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जो काफी लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सपोज एक्स्ट्रा जो सॉलिड है थोड़ा सा ऐड करेंगे। सपोज हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था AB का, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा AB ऐड किया, तो क्या होगा, अनडिसॉल्व सॉलिड और इसका आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो AB और AN प्लस एंड BN नेगेटिव, इनके बीच में क्या आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा सॉलिड है और आयंस है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं KSP विच इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ B। जो AB है वो प्योर सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी ले सकते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ऑलरेडी इंक्लूड करेंगे। तो KSP क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन
विद ईच कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो रेज टू पावर करते इन बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज हमारे पास है BaSO4, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, जितना ये सॉल्युबल होगा ना उतनी ही ये आयंस प्रोड्यूस करेगा, ये इसकी आयंस ये प्रोड्यूस करेगा S, इसकी आयंस होगी S, तो ये कंसंट्रेशन S होगा, तो KSP हो जाएगा हमारा S इंटू S स्क्वायर। सिमिलरली PbCl2 जो है इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी कंसंट्रेशन S, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस, क्योंकि नंबर 2 है, ये 2S इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। KSP हो जाएगी कंसंट्रेशन S, इसका 2S है, रेज टू पावर 2 हो जाएगा, तो KSP बिकम इक्वल टू 4 इंटू S रेज टू पावर 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सपोज इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ है और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, ठीक है। हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे KSP का करते हैं, बट अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो हमारा बन जाता है QSP विच इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। अगर आयनिक प्रोडक्ट हमारा KSP से ज्यादा, मतलब आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये प्रेसिपिटेशन शो करेगा, मतलब आयंस सॉलिड में कन्वर्ट होंगी। अगर Q की वैल्यू क्या है, लेस है एज कंपेयर टू KSP, मतलब आयंस कम है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जो सॉलिड है, सॉल्ट क्या होगा, डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होगा। अगर Q KSP के इक्वल है तो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। एडिशन ऑफ कॉमन आयन लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। सपोज आपके पास AgCl था, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये Ag प्लस Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। हमने इसमें हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाला NaCl, जिसने Na प्लस Cl नेगेटिव, तो यहां से क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और AgCl क्या करेगा, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, और हम कह सकते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको इक्विलिब्रियम समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।